हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर संविधान की एक सीरीज़ शुरू किए हैं और हम लोगों ने भारत के संवैधानिक इतिहास का पूरा अध्ययन कर लिया है। और आज से हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान सभा और देखेंगे कि भारतीय संविधान की मांग कैसे होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। क्योंकि यहाँ से सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको जो है बिल्कुल छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा, हम लोग शुरू करेंगे संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की जो मांग की जाती है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में किया जाता है। और वो जो संविधान की मांग किया जाता है वह एक स्वराज प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल हम लोग एक क्रम से देखेंगे। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इसी स्वराज प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले संविधान निर्माण की बात की जाती है। और ये कहा जाता है कि एक संविधान का निर्माण किया जाए और उसी संविधान के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अंग्रेज इसको नहीं मानते हैं। परिणाम ये होता है कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा एक संविधान सभा की मांग की जाती है। संविधान सभा की मांग की जाती है और महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए और उस संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए और जिस संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए उसी के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो मांगा जाता है वह संविधान निर्माण की बात की जाती है कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी द्वारा कहा जाता है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का आप प्रावधान कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जाएंगे और इस भारतीयों के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। लेकिन इनके बात को भी माना नहीं जाता है। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भारतीय संविधान सभा की मांग जो है धीरे धीरे तेज होने लगती है। और 1934 में M.N. राय या कह सकते हो, इसका फुल फॉर्म होगा मानवेंद्र नाथ राय द्वारा भी संविधान सभा की मांग की जाती है। ये जो है एक समाजवादी नेता होते हैं। संविधान सभा की मांग की जाती है, लेकिन इनकी बात को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा माना नहीं जाता है। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन भी बढ़ता जाता है और संविधान सभा की मांग की भी बात जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वह कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। परिणामतः 1938 में सबसे पहले कांग्रेस द्वारा भी, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस द्वारा 1938 में सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। समझिएगा दोस्तों, अगर ये पूछा जाए M.N. राय द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई, तब होगा 1934। अगर ये कहा जाए कांग्रेस द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई, तब हो जाएगा 1938। यहाँ पर भी
कांग्रेस द्वारा जब संविधान सभा की मांग की जाती है तो यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इनके मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्या होता है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारतीयों का इसमें सहयोग दिया जाए, लेकिन भारतीयों द्वारा इसमें सहयोग नहीं दिया जाता है। भारतीयों की ये मांग होती है कि वास्तव में आप हमें जल्द से जल्द आज़ाद कीजिए और भारतीयों के लिए एक ऐसे संविधान सभा का गठन कीजिए जिसके द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। जिसका परिणाम ये होता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होता रहता है और ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए। इसीलिए 1940 में जो उस समय के वायसराय होते हैं लिन लिथगो, ब्रिटिश सरकार द्वारा लिन लिथगो को कहा जाता है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन भारतीयों का सहयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त कीजिए। लिन लिथगो द्वारा कहा जाता है कि वह तो अपने संविधान सभा की मांग कर रहे हैं और भारत को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा जाता है कुछ भी कीजिए लेकिन तुरंत जो है भारत के सहयोग की ज़रूरत है, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त कीजिए। तो लिन लिथगो द्वारा जो है अगस्त में एक प्रस्ताव लाया जाता है। लिन लिथगो द्वारा अगस्त में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इसी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले भारतीय मांग को स्वीकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये कहा जाए संविधान सभा की मांग को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया गया। अगर ये कहा जाए अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1940 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लिन लिथगो द्वारा लाया गया था। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। भारतीयों द्वारा क्या किया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि ये जो अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है वह विभिन्न शर्तों के साथ होता है। अब भारतीय अब समझ गए थे कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार यहाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, और हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन इसमें जो शर्त दिए गए थे जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है 1945 तक चलता है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है वह 1945 तक चलता है। अभी भी ब्रिटिश सरकार के ऊपर यह दबाव था कि किसी भी प्रकार से भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए, जिसका परिणाम ये होता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन के आधार पर भी भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा स्वीकार किया गया। क्रिप्स मिशन के आधार पर भी संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा, जिसका परिणाम ये होता है कि क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों द्वारा क्या किया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1945 में हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। और जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो ब्रिटेन में ही एक आम चुनाव होता है। आम
चुनाव होता है, और जब आम चुनाव होता है तो इसके पहले उसके पहले जो वहाँ पर सरकार थी वह कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। लेकिन इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जो है हार जाती है और सरकार बनती है लेबर पार्टी की। सरकार किसकी बनती है? लेबर पार्टी की। जब लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो इसके पीएम बनते हैं क्लीमेट एटली। कौन बनते हैं? क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली पहले ही कह चुके होते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यानी हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन तुरंत ही करेंगे और भारत को आज़ाद भी कर देंगे। और जब रिजल्ट आता है तो ये देखा जाता है कि लेबर पार्टी की सरकार भी बन जाती है। अब क्लीमेट एटली जो है यहाँ के नए पीएम बन जाते हैं। इसके पहले जो पीएम होते हैं वह होते हैं चर्चिल। ठीक है दोस्तों, उसके पहले कौन होते हैं? पीएम चर्चिल। तो क्लीमेट एटली द्वारा जो है 1945 में चुनाव जीतते हैं। उसके बाद इनके सरकार का गठन होता है। इसका मतलब ये है कि इनके कैबिनेट मंत्री का भी इसी में गठन होता है। अपने कैबिनेट मंत्री से ही 3 सदस्यों को ये भारत भेजते हैं। क्या करते हैं? 3 सदस्यों को भारत भेजते हैं और ये कहते हैं कि आप जाइए और भारत के आज़ादी की दिशा में कदम बढ़ाइए और साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। 1946 में ये तीनों सदस्य भारत में आते हैं। अब देखते हैं ये तीनों सदस्य कौन कौन से थे। तो एक थे पैंथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि 1942 में ही आ चुके थे। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, ये 3 लोग आते हैं और इसी मिशन के आधार पर सबसे पहले भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस आयोग के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 3 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा ये थे उसके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 से। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तब। चलिए शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि इसमें ये जो था त्रिसदस्यीय था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पैंथिक लॉरेंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक सवाल थोड़ा दोस्तों, कैबिनेट को हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। तो अगर ये पूछा जाए कि मंत्रिमंडलीय मिशन क्या था, तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन को ही मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस आयोग के आधार पर किया गया, अगर कैबिनेट मिशन ना हो आपके विकल्प में, तो यही आपका ये भी सही है, क्योंकि कैबिनेट को ही हिंदी में मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया था। इसमें कहा गया था संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे वह भारत के कुल जनसंख्या के आधार पर आएंगे। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि जो संविधान सभा में सदस्य आएंगे वह भारत के कुल जनसंख्या के आधार पर आएंगे। भारत के कुल जनसंख्या के आधार पर आएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि भारत के कुल जनसंख्या के आधार पर आएंगे और साथ ही साथ ये कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर
10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। एक सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उस समय भारत में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत पाए जाते थे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक तो ब्रिटिश प्रांत पाए जाते थे। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो देसी रियासत पाई जाती थी। देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत कहने का आशय यह है कि ऐसा प्रांत जहां पर अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष रूप से है उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और ऐसा प्रांत है, ऐसा क्षेत्र जहां पर राजा शासन प्रशासन तो कर रहे हैं, या कह सकते हो ऐसा प्रांत जहां पर राजा शासन प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो शासन प्रशासन कर रहे हैं वह ब्रिटिश सरकार कर रही है। कहने का मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में राजा महाराजा तो शासन प्रशासन करते थे, लेकिन वह भी अंग्रेज़ों के अधीन रहकर शासन प्रशासन करते थे। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि इसमें से भी सदस्य जाएंगे और इसमें से भी सदस्य जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा। पहला तो ये हो गया कि भारत के कुल जनसंख्या के आधार पर और 10 लाख के ऊपर एक सदस्य लिया जाएगा। इस आधार पर गणना किया गया तो कुल मिलाकर 389 सदस्य को संविधान सभा में जाना था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को निर्धारित किया गया, तो याद रखिएगा 389। अब आगे चलते हैं। ये 389 थे। 389 जो सदस्य जाने थे यह ब्रिटिश प्रांत से भी जाने थे। ब्रिटिश प्रांत से भी जाने थे और साथ ही साथ बात किया जाए तो देसी रियासत से भी जाने थे। अब बात किया जाए ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य जाएंगे और देसी रियासत से कुल कितने सदस्य जाएंगे, तब जो है इनका योग जो है 389 होगा। तो ये निर्धारित किया गया। उस समय ब्रिटिश प्रांत में भी 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक तो सीधा सीधा ब्रिटिश प्रांत जिनकी कुल संख्या थी 11। ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर उस समय 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, जैसे वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 4 चीफ कमिश्नरी थी। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश प्रांत में यहाँ से भी सदस्य जाएंगे और यहाँ से भी जाएंगे। तो ये निर्धारित किया गया कि ये जो 11 प्रांत हैं इसमें से 292 सदस्य जाएंगे और ये जो 4 कमिश्नरी हैं प्रत्येक चीफ कमिश्नरी से एक एक सदस्य जाएंगे। इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 बराबर टोटल जो है 4 सदस्य जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है, सॉरी ये 292 है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश प्रांत के जो ये 11 प्रांत थे यहाँ से 292 और ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थी यहाँ से 4, तो कुल मिला के थे 296। ठीक है दोस्तों। अब बात किया जाए देसी रियासत से कितने जाएंगे। 389 से 296 घटा दीजिए तो आएगा 93। अब ध्यान से समझिएगा, ये कहा गया कि ये जो ब्रिटिश प्रांत से 296 जाएंगे ये तो एक निर्वाचन के माध्यम से जाएंगे। ये कैसे जाएंगे, एक निर्वाचन के माध्यम से जाएंगे। और ये कहा गया ये जो देसी रियासत हैं यहाँ से जो 93 सदस्य जाएंगे वह राजा द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, या कह सकते हो नामांकित किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से राजा चाहे तो खुद जा सकता है या किसी अन्य को भी भेज सकता है। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें अभी ये चुनाव होगा तब निर्धारित किया जाएगा कौन कौन से लोग जाएंगे। अब थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन 296 सीट पर कह सकते हो या 296 सदस्यों का चुनाव होना था। अब बात किया जाए चुनाव होगा तो कैसे होगा।
चुनाव तो होगा, लेकिन कैसे होगा? तो याद रखिएगा, ये जो चुनाव था वह था अप्रत्यक्ष। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी चुनाव की बात किया जाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की, अगर प्रत्यक्ष है इसका मतलब यह है कि जनता सीधा वोट डाल रही है, लेकिन अगर चुनाव अप्रत्यक्ष है इसका मतलब यह है कि जनता वोट नहीं डाल रही है। अब बात करते हैं जनता वोट नहीं डालेगी तब कौन डालेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो वोट डालना था, यहाँ से लिख देखते हैं, यहाँ पर जो वोट डालना था वह प्रांतों के विधायिका सदस्यों को डालना था। इसका मतलब यह है कि जो प्रांतों में विधायिका थी उनके सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता था, और इन सदस्यों के द्वारा यह निर्धारित करना था कि कौन कौन से लोग हैं जो इस संविधान सभा में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, कौन वोट डाले थे? प्रांतों की विधायिका सदस्य। ये जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष, अगर अप्रत्यक्ष की बात किया जाए तो इसमें प्रयोग किया गया था एकल संक्रमणीय मत पद्धति का। ये क्या है, हम लोग जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति तब उसको अच्छे से समझेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि इन 296 पर चुनाव होना है। क्या होना है? इन 296 पर चुनाव होना है। अब चुनाव होगा तब निर्धारित होगा कि कौन कौन से लोग जो है यहाँ पर जाएंगे, और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़के या निर्धारित कर सकता है कि कौन कौन से व्यक्ति संविधान सभा में जाएंगे। अब जब 296 पर चुनाव होता है तो उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वह थी कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। और कांग्रेस ने इसमें 208 सीट प्राप्त किए। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वह थी मुस्लिम लीग। कौन थी? मुस्लिम लीग। और इसको कुल 73 सीट प्राप्त हुई। और भी छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी थी, और जो छोटी छोटी पार्टियां थी लगभग 7 पार्टियों ने और चुनाव इसमें लड़ा था, उनको कुल मिलाकर 7 सीटें प्राप्त हुई। 7 छोटी छोटी प्रांत थे और 7 में 7 को एक एक सीट प्राप्त हुआ, जिससे कुल 7 हुई। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यह है कि 7 छोटी छोटी पार्टियां थी और 7 को एक एक प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह है कुल 7। और 8 सदस्य ऐसे थे जो स्वतंत्र इसमें चुने गए थे। कहने का मतलब यह है कि 8 व्यक्ति ऐसे थे जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इस प्रकार 8 सदस्य चुने गए थे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सवाल कैसे पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि जो संविधान सभा का चुनाव होता है कांग्रेस को कुल कितनी सीट प्राप्त होती है? 208। मुस्लिम लीग को 73। स्वतंत्र कितने सदस्य चुने जाते हैं? 8। अब इनको इतने को छोड़कर कुछ भी कोई भी पार्टी दे दे तो सबका उत्तर होगा 1। चाहे कहे कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे कहे सिख समुदाय को, कुछ भी कहे तो सबको एक एक सीट प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा कि 296 में मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट ही प्राप्त होती है। जब मुस्लिम लीग को 73 सीट ही प्राप्त होती है तो मोहम्मद जिन्ना जो होते हैं समझ जाते हैं कि संविधान सभा में हमारा चलने वाला नहीं, जिसका परिणाम ये होता है कि ये जो है इस संविधान सभा का बहिष्कार कर देते हैं। और उसके बाद जो है 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं, और इसी दिन से भारत में हिंदू और मुस्लिम में दंगे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो दूसरी बात है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब ये चुनाव हो जाता है तो आगे चल के 9 दिसंबर, एक मिनट ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो चुनाव हो जाते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्या होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है।
पूछा जाता है कि वास्तव में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं। और उस समय फ्रांस में एक परंपरा थी, या कह सकते हो फ्रांस में जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो वहाँ पर भी सबसे पहले एक बुजुर्ग सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद जो है हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को उसका क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी परंपरा के आधार पर भारत में भी सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे 9 दिसंबर 1946 से। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 9 दिसंबर 1946 से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद 11 दिसंबर को कैसे बैठक होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कैसे नियुक्ति होती है, क्या क्या होता है, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।